आज की क्विज का पहला प्रश्न है, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं। तो देखिए साथियों, जो हार्मोन है, क्या है, जो हार्मोन है, ध्यान से देखिएगा साथियों, हार्मोन कहाँ पर मिले होते हैं। हार्मोन साथियों हमारे ब्लड में मिले होते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था एसटीएच हार्मोन के बारे में, ठीक है। तो एसटीएच हार्मोन, एसटीएच क्या था, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन था। ये साथियों क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से ये रिलीज होता है, तो साथियों ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, तो साथियों ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। क्लियर, ये बात आपने समझ ली, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये साथियों रिलीज होता है, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो हार्मोन होते हैं साथियों, वो हमारे किस में मिलते हैं, रक्त में मिलते हैं, और अलग अलग के कार्य करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग कार्यों को करते हैं। तो जो हमारे ब्लड में हार्मोन मिले होते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्लड में हार्मोन मिले होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। उनमें से कुछ डिनर टाइप्स के होते हैं, कुछ साथियों मोनोमर होते हैं, ठीक है, मोनोमर होते हैं, कुछ साथियों पॉलीमर होते हैं, कुछ आपके क्राजीमर होते हैं। क्या होते हैं, क्राजीमर होते हैं, क्राजीमर होते हैं। अब देखिएगा, पहला कहता है डिनर टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल सही। मोनोमर टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल सही। पॉलीमर टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल सही। तो हम क्या कह सकते हैं, उपर्युक्त सभी तरह के होते हैं। डी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी विकल्प हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। साथियों अगर हम बात करें गर्भ निरोधक, किसे कहते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि गर्भ निरोधक गोलियों में क्या, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर क्या होता है। तो देखिएगा, गर्भ निरोधक गोलियों में साथियों क्या होता है, तो सबसे पहले एस्ट्रोजन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, एएलएच, एफसीएच, एएलएच, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो साथियों याद रखना, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनमें ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है साथियों, पहला आप याद रखिएगा, उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। दूसरा आपका क्या होता है, ऑस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, ऑस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो साथियों जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, गर्भ धारण करने वाला, यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसको प्रेगनेंसी का विटामिन कहा, प्रेगनेंसी का हार्मोन कहा जाता है, प्रेगनेंसी का हार्मोन कहा जाता है। यानी प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। या उसके लिए साथियों क्या क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन होता है। अब गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, गर्भ को रोकने वाली गोलियां, क्या कह सकते हैं, गर्भ को रोकने वाली गोलियां, गर्भ का निरोध करने वाली गोलियां क्या कहलाती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां कहलाती हैं। उनमें साथियों आपका क्या होता है, पहला एस्ट्रोजन होता है जो कि प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन होता है जो प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा साथियों होता है ओस्ट्रोजन। ओस्ट्रोजन क्या होता है, ये साथियों मेंस्ट्रुएशन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, यानी मंथली पीरियड के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसमें साथियों जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं इनमें ये दो हार्मोन होते हैं, इन दो हार्मोन को प्रोड्यूस कराता है, जिस कारण साथियों गर्भ ठहरता नहीं है, गर्भ आता नहीं है, गर्भ को ये हार्मोन रहने ही नहीं देते हैं, निकाल देते हैं बॉडी से हमारे। अगर जो बॉडी में जो शुक्राणु जाते हैं उनको ये शरीर से बाहर कर देते हैं, टिकने नहीं देते हैं, रुकने नहीं देते हैं। इसीलिए ये दो हार्मोन किसमें होते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों में होते हैं। तो ये किसके द्वारा ली जाती हैं, महिलाओं के द्वारा ली जाती हैं। ऐसी महिलाएं जो नहीं चाहती हैं कि उनके बच्चे हों, है ना, फिलहाल में, तो उन महिलाओं के द्वारा इनका सेवन करा जाता है। तो इसमें क्या होते हैं साथियों, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्विलिंगी है।
कहता है इनमें से कौन सा जंतु द्विलिंगी है। साथियों अगर द्विलिंगी की बात करें, द्विलिंगी, तो द्विलिंगी मतलब यहाँ इसका मतलब क्या होगा, वे जीव जिन पर दो लिंग होते हैं, जिन पर एक ही जीव पे दो लिंग होते हैं। एक तो आपका स्त्री जननांग होता है, एक आपका स्त्री जननांग होता है। दो लिंग मतलब दो जननांग पाए जाते हैं, एक पर आपका स्त्री जननांग होगा और एक पर आपका पुरुष जननांग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों एक ही जीव पर दोनों जननांग पाए जाते हैं अगर, तो वो क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी कहलाएंगे। ऐसे में आपका क्या आता है, जोंक। जोंक साथियों द्विलिंगी होती है। अगर पूछा जाए किस संघ से है, एनेलिडा संघ से है। किस संघ से है, एनेलिडा संघ से है। तो साथियों यहाँ पर आपका क्या जाएगा, सी चला जाएगा, जोंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोंक हो जाएगा। अगला, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो जोंक होती है ना, जोंक हमारे शरीर में चिपक जाती है और हमारे शरीर से क्या निकालती है, वो साथियों हमारी बॉडी से इस तरह से होती है ना, इस तरह से होती है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी, ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि जोंक और उसके ये दो होते हैं, ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो जोंक होती है, जोंक हमारा जो खून पीती है जानवरों का, वो कैसे पीती है, तो साथियों ये हिरुडिन को उड़ेल कर और साथियों ये हमारे बॉडी में घुसेड़ देते हैं, उसी से इनका खून निकालती रहती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जोंक बॉडी से खून कैसे निकालती है, तो याद रखिएगा हिरुडिन उड़ेल कर। किसको उड़ेल कर, हिरुडिन उड़ेल कर ये हमारी बॉडी से खून को चूसती है। अगला प्रश्न कहता है रजत मछली होती है। जैसे ही आपसे पूछा गया रजत मछली, तो साथियों ये कोई मछली नहीं होती है, याद रखना। रजत मछली आपकी मछली नहीं है, मछली नहीं है। ये साथियों जिस रंग का चांदी होती है ना, चांदी, रजत मतलब क्या होता है, रजत मतलब चांदी होता है, सिल्वर होता है। क्या होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, तो साथियों इसका चांदी जैसा रंग होता है। क्या होता है, चांदी जैसा रंग होता है। ठीक है, और साथियों आकार इसका जहाज की तरह होता है। आकार कैसा होता है, जहाज होता है। इसीलिए इन जीवों को हम क्या कहते हैं, जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाज जीव के नाम से ये जीव जाने जाते हैं। कहाँ रहते हैं, नमी वाले स्थान में रहते हैं, नमी वाले स्थान में रहते हैं, यह याद रखिएगा। अगर पूछा जाए किस संघ से है साथियों, तो ये आर्थ्रोपोडा से है। क्या है, आर्थ्रोपोडा से है, क्योंकि है क्या, ये साथियों कीट वर्ग में आता है। क्या आता है, कीट वर्ग में आता है। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, डी जाएगा। अगर पूछा जाए कीट वर्ग की विशेषता, क्या पूछा जाए, कीट वर्ग की विशेषता, तो आप तुरंत क्या कहोगे, तीन जोड़ी टंगियां, तीन जोड़ी टांगे। क्या, तीन जोड़ी टांगे। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, डी चला जाना है, डी चला जाएगा। अगला जल्दी से बताइए, प्रश्न आपसे पूछा गया है हाल ही में लुप्त पक्षी बताइए। क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में लुप्त पक्षी बताइएगा। हाल ही में लुप्त पक्षी बताइएगा, फटाफट बताइएगा बिना समय गवाए हुए। बहुत बढ़िया, डी विकल्प, कीट वाले, इस बात वाला बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर कहता है हाल ही में लुप्त। तो साथियों आपकी अगर हम बात करें तो बस्टर्ड हमारा क्या है, लगभग ये संकटापन्न है। कैसा है ये साथियों, संकटापन्न है, संकटापन्न है। ऑर्की ओरोइनिस ये भी नहीं है। आर्कियोप्टेरिस ये साथियों पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी थी, पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी थी, पक्षी व सरीसृप के बीच की कड़ी थी। कौन, आर्कियोप्टेरिस। तो अभी ये हाल ही में तो लुप्त नहीं हुआ होगा, ये भी साथियों क्या है, लुप्त है। लेकिन इसको लुप्त हुए बहुत समय गुजर चुका, बहुत समय गुजर चुका है। यहाँ पर कह रहा है हाल ही में लुप्त। क्या कह रहा है, हाल ही में लुप्त पूछ रहा है। तो साथियों क्या हो जाएगा, डोडो पक्षी हो जाएगा। डोडो पक्षी जो होता है साथियों बतख के आकार का होता है। कैसा होता है, बतख के आकार का होता है। कहाँ पर पाया जाता है,
मॉरिशस में पाया जाता है। और साथियों मॉरिशस के लोगों ने इसको मार मार कर खा गए। क्या किया? मार मार कर साथियों भोजन के रूप में इसका प्रयोग कर लिया, जिसके कारण साथियों वर्तमान ये में क्या हो गया? लुप्त हो गया। क्या हो गया? लुप्त हो गया। ठीक है, आगे याद कारण क्या है? ये साथियों जो डोडो पक्षी है ना, ये साथियों उड़ नहीं पाता, ये उड़ नहीं पाता, ये आपकी विशेषता है, आपकी नहीं पक्षी की विशेषता है। जैसे एमू, एमू है ना, वो भी साथियों उड़ नहीं पाता, पक्षी है। जैसे आपसे कहे कीवी, कीवी भी क्या है? उड़ नहीं पाता। ठीक है, जैसे आपसे कहे शुतुरमुर्ग, क्या कहें? शुतुरमुर्ग, ये भी साथियों उड़ नहीं पाता है। तेज दौड़ते हैं, पंख होते हैं लेकिन तेज दौड़ते हैं। तो राइट विकल्प हमारा क्या हो जाएगा साथियों? डोडो हो जाएगा। ठीक है, डोडो हो जाएगा। अगला अगला कहता है ना उड़ने वाला पक्षी। अब देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी हमने आपको क्या बताया है? जो एमू होता है वो भी साथियों उड़ नहीं पाता है। क्या होता है? उड़ नहीं पाता है। ठीक है, मोर आपका उड़ लेता है, बतख उड़ लेता है, हंस उड़ लेता है। इसके अलावा हमने आपसे क्या कहा था? कीवी भी साथियों उड़ नहीं पाता है। ठीक है, जो आपका डोंडो है ना, डोडो, डोडो भी साथियों उड़ नहीं पाता है। जो पेंगुइन है ना, पेंगुइन, ये भी साथियों उड़ नहीं पाते हैं, ये भी उड़ नहीं पाते हैं, पेंगुइन उड़ नहीं पाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगला साथियों बात करें मोर, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेसस। क्या है? पावोक्रिस्टेसस, क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा याद रखना, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका। ठीक है साथियों, आम को कहा जाता है फलों का राजा। क्या कहते हैं? फलों का राजा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कीटों का मुख्य लक्षण बताइए। क्या कह रहा है? कीटों का मुख्य लक्षण बताइए। यहाँ पर पहला कहता है जैसे ही कीट आया, तो आपको पता है कीट वर्ग जो है किसका भाग है? तो साथियों आर्थ्रोपोडा में आता है। किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। कौन? कीट वर्ग। और कीट वर्ग की जो मुख्य विशेषता है ना, वह साथियों क्या है? 3 जोड़ी टांगे। क्या है? 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं कीट वर्ग की। अब देखिएगा यहाँ पर संयुक्त नेत्र मतलब अगर बात करें या एक लंबा उदर बात करें, 3 जोड़ी टांगे ये कीट वर्ग की होती हैं। 2 जोड़ी पंख की अगर हम बात करें तो ये साथियों पक्षी वर्ग के होते हैं। क्या होते हैं? पक्षी वर्ग के होते हैं। ये अगर हम बात करें तो ये साथियों आपके ये जो विशेषता होती है ये आपकी आर्थ्रोपोडा की होती है। किसके? आर्थ्रोपोडा की होती है। तो विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा। क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा। एक लंबा उदर, अगर साथियों लंबा उदर की बात करें ना तो किसमें पाए जाते हैं? सरीसृप में साथियों लंबा उदर पाया जाता है। सरीसृप में लंबा उदर पाया जाता है। तो विकल्प आपका क्या रहेगा? बी चला जाएगा। क्या रहेगा? बी हो जाएगा। ये एमएस के सागर बिटिया पढ़ लो, है ना? इतना आगे देखिएगा लिखा है द्विनाम पद्धति के जनक बताइए। क्या कह रहा है? द्विनाम पद्धति के जनक। क्या पूछ रहा है? द्विनाम पद्धति के जनक। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है डार्विन। अब यहाँ पर द्विनाम की अगर हम बात करें, द्विनाम साथियों का मतलब क्या है? 2 नाम। क्या है? 2 नाम। द्विनाम का मतलब क्या है साथियों? 2 नाम है। एक तो जीव का नाम, दूसरा साथियों उनकी स्पीशीज का नाम यानी प्रजाति का नाम था। इसीलिए इनको क्या दिए गए? प्रत्येक जीव को 2 नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए इनको द्विनाम पद्धति के नाम से जाना गया। साथियों द्विनाम पद्धति को दिया किसने था? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के द्वारा इन नामों को दिया गया। किसके द्वारा? कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया। अगर पूछा जाए किस पुस्तक में दिया गया,
तो उसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। उसका नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, किसने दिया है? तो यहाँ पर जाएगा आपका लिनियस। अगर मेंडल की बात करें तो मेंडल किसके जनक माने जाते हैं? आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। किसके? आनुवांशिकी के जनक। पर खोज इन्होंने किस पर की थी? मटर के पौधे पर की थी, 3 पीढ़ियों तक की थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जाएगा आपका सी चला जाएगा, कैरोलस लिनियस हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, कहता है स्तनधारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। साथियों स्तनधारी वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा, स्तनधारी वर्ग का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने बच्चों का पालन पोषण, जिनके बच्चों का पालन पोषण माँ के शरीर के द्वारा होता है, माँ के बॉडी से होता है, माँ के शरीर से होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? स्तनधारी जीव कहलाते हैं। ठीक है, उसमें आपका मुख्य विशेषता उसकी क्या है? 4 प्रकोष्ठ। उनका जो हृदय होता है ना, मुख्य विशेषता क्या है? जो साथियों उनका हृदय होता है उसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा, 4 प्रकोष्ठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 प्रकोष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न कहते हैं मछली वर्ग की पहचान बताइए। देखिएगा, अगर हम कहें कीट वर्ग की तो आपके तो 3 जोड़ी टांगे। अगर हम आपसे कहें स्तनधारी वर्ग की तो आपके 4 प्रकोष्ठी हृदय। अगर हम आपसे कहें मछली वर्ग की पहचान, तो मछली वर्ग की पहचान क्या है साथियों? उनके क्या होते हैं? ग्रासी गिल्स होते हैं, यानी उनके गिल्स होते हैं। इन्हीं गिल्स के द्वारा वो क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। उसमें साथियों डर्मन उनकी बॉडी पर सल्क होते हैं जो उनको तैरने में मदद करते हैं, उनके साथियों युग्मित पक्ष होता है। तो यहाँ पर डी जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, मछली वर्ग की विशेषता में क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। अगला, व्हेल एक स्तनधारी है। व्हेल एक स्तनधारी है, तो जैसे हमने आपसे कहा व्हेल एक स्तनधारी है, तो भैया तुरंत आप क्या कहोगे? आप कहोगे अच्छा मैम, अगर स्तनधारी है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो व्हेल के बच्चे होंगे उनका पालन पोषण व्हेल स्वयं करती होगी अपनी बॉडी से। बिल्कुल सही। आप कहोगे दूसरी अगर इसकी विशेषता बताएं तो जो इसका हृदय होगा उसमें 4 प्रकोष्ठ होंगे। क्या होंगे? 4 प्रकोष्ठ होंगे, यानी 4 चैम्बर होगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा? पहला चला जाएगा। क्या जाएगा साथियों? पहला चला जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। बस लाइव की संख्या कम है भाई, लाइक मारो जल्दी से फटाफट। जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक मारे भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक मारिए। लाइक करो जल्दी से लाइक करो। डबल जितने लोग देख रहे हैं ना उससे आधे भी लाइक नहीं है। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। चलिए कोई बात नहीं, मत करिए, आपकी मर्जी। उड़न मछली किसे कहते हैं? उड़न मछली, देखिए अगर आपसे पूछा जाए उड़ने वाली मछली कौन सी साथियों? उड़ने वाली मछली। क्या पूछ रहा है? उड़ने वाली मछली के विषय में पूछ रहा है। तो उड़ने वाली मछली साथियों कौन सी होती है? एक्सोसिटस। क्या होती है? एक्सोसिटस होती है। अगर पूछा जाए उड़ने वाली छिपकली, क्या पूछा जाए? उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाली छिपकली कौन सी होती है? डैक्रो। कौन सी होती है साथियों? डैक्रो। डैक्रो कौन सी होती है? डैक्रो होती है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाना है? ए चला जाएगा, डैक्रो हो जाएगा। क्या होगा? ए विकल्प चला जाएगा, डैक्रो होगा। अगला कहता है जीव विज्ञान के जनक हैं। क्या पूछ रहा है? जीव विज्ञान के। यहाँ पर देखिएगा, अगर साथियों आपसे कभी पूछा जाए जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। कौन? अरस्तु माने जाते हैं जीव विज्ञान के पितामह, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जो जीव विज्ञान होता है उसको दो विभागों में बांटा गया।
एक तो साथियों आपका होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है आपका पादप विज्ञान। पादप विज्ञान में साथियों किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों की कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। पौधों की कार्यकी का अध्ययन करा जाता है। ठीक है। दूसरा आ जाओ जंतु विज्ञान की अगर हम बात करें, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जंतुओं का अध्ययन करता है। किसका? जंतुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, जंतुओं का अध्ययन करता है। और अगर पूछा जाए इसके पितामह कौन माने जाते हैं, तो साथियों इसके भी जनक अरस्तु माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अरस्तु माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? अरस्तु चला जाएगा। क्या चला जाएगा? अरस्तु चला जाएगा। अरस्तु साथियों मनोविज्ञान के भी जनक माने जाते हैं। अरस्तु, अगर हम बात करें मनोविज्ञान के जनक भी कौन माने जाते हैं? मनोविज्ञान के जनक भी अरस्तु माने जाते हैं, जो आत्मा का विज्ञान लेकर आए थे, जिनमें उनका समर्थन सुकरात ने किया था, डेकार्टे ने किया था, रुडोल्फ गाइकल ने किया था। तो यहाँ पर साथियों आपका विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाना है, अरस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। अगला कहा गया है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फटाफट बताइएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है फुलहर झील के विषय में। तो देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें झील की, किसकी? झील की बात करें तो झील अनेक क्रियाओं से बनती है। जैसे कुछ झीलें आपकी विवर्तन की झील हैं, जो जमीन के ऊपर उठने और नीचे गिरने से बनी है, जिसमें आपकी कौन सी आती है? बूलर झील आती है। बूलर झील को साथियों गोखुर झील भी कहते हैं। दूसरा आपके ज्वालामुखी की क्रिया से, या साथियों हम क्या कह सकते हैं, उल्का पिंड से बनी है, इसमें आपकी क्या आ जाती है? लोनार झील आ जाती है, जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है। ठीक है। तीसरी झील साथियों ऐसी होती हैं जो समुद्र का किनारा जिनसे लगा होता है, वह आपकी लैगून झील कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लैगून झील कहलाती हैं। और लैगून झील में साथियों पता है, लैगून झील में ही आपकी चिल्का सबसे बड़ी लैगून झील है और बेम्बानड सबसे लंबी लैगून झील है। चिल्का सबसे बड़ी झील है और सबसे लंबी आपकी बेम्बानड है। अब साथियों होता है वायु द्वारा अपरदन से निर्मित झीलें। अगला यहाँ पर साथियों आता है आपका हिमानीकरण द्वारा निर्मित झीलें। ठीक है। तो साथियों उनमें ही आपकी एक और झील है जिसको कहते हैं फुलहर झील। क्या कहते हैं? फुलहर झील। फुलहर झील साथियों आपकी कहाँ है? ये साथियों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? पीलीभीत में है। कहाँ पर है? पीलीभीत में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत में है। यहीं से साथियों एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। क्या है? गोमती नदी। आपका लखनऊ गोमती नदी के तट पर ही बसा हुआ है। आपका जौनपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गोमती नदी के तट पर ही बसा हुआ है। राइट विकल्प साथियों आपका बी जाएगा। क्या जाना है? बी चला जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? अब देखिएगा, बरकाना, चित्रकूट, रजत, केवटी। यहाँ पर साथियों आपको याद कर, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सीधे गिरने वाला, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सीधे गिरने वाला झरना तो आपका कौन सा है? जोग है। जोग या गरसोप्पा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जोग या गरसोप्पा क्या है? सीधे गिरने वाला झरना। और साथियों यही सबसे बड़ा, क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा जलप्रपात है। कारण क्या है? ये साथियों एक से नहीं 4 जलप्रपातों से बना है। किससे? 4 जलप्रपातों से बना है। राजा, राकेट, रोरर, दाम, इनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात से जाना जाता है? तो साथियों चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। अगर आपसे पूछा जाए
जो चित्रकूट जलप्रपात है वह साथियों किस नदी पर है? क्या पूछा जाए, वह किस नदी पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर है। पूछा जाए कहां पर है, तो आप क्या कहोगे, छत्तीसगढ़ में है। यहां पर अगर पूछा जाए ये किस नदी पर है, तो आप क्या कहोगे, ये साथियों आपकी शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है। अब देखिएगा, ये साथियों झरना ठीक वैसे ही बना हुआ है जैसे आपका यूएसए का नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है, जो किस पर बना है साथियों, इरी और ओंटारियो के बीच है, इरी और ओंटारियो झीलों के बीच में है, ओंटारियो झील के मध्य बना हुआ है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाना है, बी चला जाएगा, क्या जाएगा, बी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, क्या कहता है, दामोदर नदी। साथियों दामोदर नदी की अगर हम बात करें, दामोदर नदी की अगर हम बात करें तो पहले इन प्रश्नों को देख लें। गंगा की है, हुगली की है, पद्मा है, सुवर्ण रेखा है। तो साथियों सुवर्ण रेखा तो सहायक नदी है, सुवर्ण रेखा तो सहायक नदी है। इस पर एक जलप्रपात बना हुआ है, हुंडरू जलप्रपात। क्या बना है, हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। पद्मा साथियों गंगा को कहा जाता है, कहां पर कहा जाता है, आपके बांग्लादेश में कहा जाता है, ठीक है, बांग्लादेश में। हुगली साथियों, हुगली क्या है, ये गंगा की एक शाखा है, हुगली क्या है, गंगा की शाखा है, गंगा की वितरिका है, गंगा की वितरिका है। अब देखिएगा जो साथियों दामोदर नदी की पूछा जाए कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है, दामोदर ये सहायक नदी अगर पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर की सहायक नदी है। तो देखिएगा साथियों दामोदर किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है, किसकी, हुगली की सहायक नदी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हुगली नदी के ही साथियों, हुगली नदी पर ही आपका कोलकाता बंदरगाह बना हुआ है, कोलकाता बंदरगाह भी साथियों इसी के तट पर बसा हुआ है। अगर पूछा जाए कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ है, तो कोलकाता नगर भी इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, हुगली चला जाएगा, क्या जाएगा, हुगली चला जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। तो देखिएगा साथियों ये आपका पहले का मूल भारत है, ऐसे हुआ करता था, थोड़ा बड़ा बना ले, ठीक है, इस तरह से, ठीक। यहां से आता हुआ साथियों आपका पश्चिमी घाट है और यहां से आकर आपका पूर्वी घाट मिल जाता है, ठीक है। तो ये साथियों मिलता कहाँ है, ये जिस स्थान पर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं, क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। तो साथियों ये भी उठा हुआ भाग है, ये कैसा उठा हुआ भाग है, इस तरह से उठा हुआ भाग है, पर्वत के नुमा इस तरह से साथियों पूरा उठा हुआ भाग है। ये क्या है, आपका तटीय क्षेत्र है, ये क्या है, तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है। और ये साथियों आपका क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है, क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो नीलगिरी है वह पूरब और पश्चिम दोनों में पड़ता है। आपसे कहे अन्नामलाई, तो साथियों जो अन्नामलाई है वह आपकी क्या कह रहा है, कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। तो साथियों अन्नामलाई है ना, वह आपके पश्चिमी घाट की है, ठीक है, जबकि पालनी की आपकी पूर्वी की तरफ चली जाती है। इलायची की पहाड़ियां सबसे दक्षिणी पहाड़ियां आपकी इलायची की पहाड़ियां ही हैं जो आपके पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट में है। अब पूर्वी घाट की बात करें तो साथियों यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है आपकी नल्ला मलाई, क्या है, नल्ला मलाई, ठीक है। यहाँ पर है आपकी बेली कोंडा, क्या है, बेली कोंडा। यहाँ पर है आपकी पाल कोंडा,
यहाँ पर है आपकी सेवा राय, क्या है, सेवा राय। और यहाँ पर है आपकी जावरी, कौन सी है, जावरी, याद रखिएगा। तो देखिएगा साथियों, नीलगिरी तो नहीं होगी, अन्नामलाई भी नहीं होगी, इलायची की नहीं होगी, क्या होगा, पालकोंडा हो जाएगा। अगर पूछा जाए पालकोंडा किस राज्य में पड़ेगा, तो साथियों आपके आंध्र प्रदेश में होगा। कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगला, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। कहा गया है महाबलेश्वर निम्न में से किस राज्य में स्थित नहीं है, जल्दी से बताइएगा। महाबलेश्वर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा जब महाबलेश्वर की बात करें तो साथियों महाबलेश्वर आपका यहाँ पर है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और नीचे केरल, तो ये कहाँ पड़ता है साथियों, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यहीं पर एक साथियों ये हम बात करें, ये जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर से आपकी क्या निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। क्या निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी पर साथियों मुख्यतः दो बांध बने हुए हैं, एक तो आपका अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, दूसरा नागार्जुन बांध। कौन सा है, नागार्जुन बांध है। किस पर बने हुए हैं, कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। तो अगर पूछा जाए कृष्णा नदी का उद्गम स्थान क्या माना जाता है, महाबलेश्वर माना जाता है, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। बी विकल्प आपका याद रहेगा। साथियों अगला पॉइंट याद रखना, ये आपके उत्तरी सह्याद्री की, क्या याद रखना, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन आपका बी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अरावली श्रेणियां किस राज्य में है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, फटाफट बताइएगा। फटाफट कमेंट करिएगा, तब तक हम थोड़ा अपना काम कर लेते हैं। तुम लोगों से अगर एक शेयर की कही दो ना तो तुम्हारा कोई ग्रुप नहीं होता है, और जब बतियाने का नंबर आता है तो तुम दुनिया भर से पता नहीं किस किस से बतिया लेते हो। कुछ कही दो तुम लोगों को लग जाएगा बुरा, वैसे भी हम कुछ कहते नहीं है। चलिए देखते हैं कौन उल्टा सीधा कमेंट करता है। चलिए आंसर दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अरावली श्रेणियां किस राज्य में है, तो भैया कहाँ पर है, राजस्थान में है। अरावली जो पर्वत है वह आपके 3 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे पहला है आपका गुजरात, क्या है, गुजरात है। दूसरा साथियों क्या है, राजस्थान है। तीसरा आपका क्या है, दिल्ली है, क्या है, दिल्ली है। और इसकी मोस्टली श्रेणियां कहाँ पर है, राजस्थान में है, क्या है, राजस्थान में है। तो राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या चला जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है, उत्तरी भाग। देखिएगा यहाँ पर उत्तरी भाग की अगर हम बात करें और किस पश्चिमी तट का, तो साथियों जो पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी तट, अब देखिए पश्चिमी तट का जो ये भाग है उसको कहा जाता है गुजरात का तट। क्या कहा जाता है, गुजरात का तट कहा जाता है। इसके पास ज्यादा तट नहीं है। बड़ा किरण, देखिए हम वैसे आपसे कुछ कहते नहीं है, ठीक है, हम किसी से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन हर इंसान से सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि अपनी हद में रहा करें। ठीक है, आई रिक्वेस्ट टू यू। बुरा लग गया ना तो जो आप कर सकते हो कर लो जाके। ठीक है, जो भी कर सकते हो, क्लास छोड़ना चाहो भी क्लास भी छोड़ दो।
हम अपना पूरी तल्लीनता से पढ़ाने में लगे हुए हैं, यहाँ अखाड़ा खुद जाता है उतनी देर में। ये भी शर्म नहीं लगती है कि पढ़ाई हो रही है या क्या कहते हैं कि हद है, तभी भी कंपटीशन में रह जाते हो, क्योंकि पढ़ना कहाँ है आप लोगों को। हम नहीं कहते आप शेयर करो, कभी हमने कहा शेयर करो, मत करो शेयर, आपकी जो मर्जी हो आप वो करो, लेकिन जब पढ़ाए तो उल्टा सीधा कमेंट एक दूसरे से मत किया करें। सत्यजीत भाई, हम आपसे भी कह रहे हैं, हमने आपसे नहीं कहा कि आप शेयर करने को कहो या नहीं कहो, ठीक है, मत करो, कोई मत करो, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं प्लीज उसको पढ़ो। हद है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल अब चौपट हो जाएगा, अब आपको ना समझ में आएगा ना हमको पढ़ाने में मजा आएगा। हाँ, रिश्ता निभाना है तो जिंदगी और रिश्ते ही निभाते रहोगे फिर, भाई बहन फलाना ढिमाका, पढ़ने से नहीं मतलब है, क्या पढ़ाया जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये वो दुनिया भर की बातें सिर्फ यहीं पे कर लो आके। तुम्हें तो सुमरन अब कुछ कह ही नहीं सकते, सनम नाम की तुम्हें तो चीज है ही नहीं। हद है। चलिए देखिएगा यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हमने आपसे कहा पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चा गुजरात के जो भाग पड़ता है उसको गुजरात का तट कहते हैं, और इसको किसी नाम से नहीं, गुजरात के तट के ही नाम से जाना जाता है। इसको पश्चिमी भाग, पश्चिमी तटीय से इसका मतलब भी नहीं है, इसको पश्चिमी तट से मतलब भी नहीं है। पश्चिमी तट वही है जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ है, जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ है, ठीक है, जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। अब देखिएगा तो जिंदगी भर सोने बाबू करेंगे, सोना बाबू के अलावा उनका दूसरा कुछ होना भी नहीं है, बस सोना बाबू बस यही करके रह जाएंगे, उनका कुछ नहीं होना है। क्योंकि अगर अगर जो पढ़ेगा उसका इन सब कामों में मन नहीं लगेगा, जिसको पढ़ना ही नहीं है बाबू ही सोना करना तो करे। चलिए पढ़ो। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें साथी, तो जो पश्चिमी तट होता है ना, पश्चिमी तट, तो पश्चिमी घाट से लगा हुआ आपका पश्चिमी तट है। यहाँ पर अगर हम बात करें दादरा नागर हवेली है, क्या है, दादरा नागर हवेली, और यहाँ पर है आपका गोवा। गोवा में साथियों जो सबसे अंतिम छोर पड़ता है इसको कहते हैं मंगलौर, क्या कहते हैं, मंगलौर कहते हैं, ठीक है। अब भाई हम क्या कहें, अब हमारा भी मूड इतना खराब हो गया है ना, तो अब पढ़ाने में मन लग रहा है, समय भी हो गया, देखो 44 हो गया, क्वेश्चन चल रहा है 20। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो साथियों हमने आपसे कहा, क्या कहा, हमने आपसे कहा जो दादरा नागर हवेली है यहाँ से लेकर जो गोवा तक का तट है, सॉरी मंगलौर बता दिए, क्या जो गोवा तक का तट है उसको साथियों क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। अब यहाँ गोवा से ले लो और यहाँ तक आपका न्यू मंगलौर तक, कहाँ तक, न्यू मंगलौर तक, न्यू मंगलौर तक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कन्नड़ तट, या इसी को साथियों क्या कहते हैं, कर्नाटक तट कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो नीचे वाला भाग है, जो जिसको तमिलनाडु सॉरी जिसको केरल के नाम से जाना जाता है ना, केरल, इसको हम क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट ही तो है पूरा, कहता है उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो बच्चा उत्तरी भाग को हम क्या कहेंगे, उत्तरी मतलब सबसे ऊपर, उत्तरी मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, जो सबसे ऊपर वाला है ना उसको हम क्या कहेंगे, कोंकण तट कहेंगे। क्या कहेंगे, कोंकण तट कहेंगे, ठीक है। राइट विकल्प बी होगा। पीहू बेटा हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज बेटा पढ़ लो है ना थोड़ा, हम देखते हैं कि आप पहले बहुत मन लगा के पढ़ते थे
लेकिन अब विगत कुछ वर्ष दिनों से, है ना, आपका मन नहीं पढ़ाई में लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे अगला। कहते हैं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहती हैं। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। देखिएगा, ऊपर हमारा उत्तरी ध्रुव है और नीचे साथियों क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो हमने आपसे क्या कहा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये साथियों संख्या में कितनी होती हैं, 360 रेखाएं होती हैं, जिनमें से 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, समय रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ये साथियों क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा होती है। और अगर हम साथियों बात करें 180 डिग्री रेखा को हम क्या कहते हैं, उसको साथियों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, देशांतर रेखा हो जाएगी। क्या होगी, देशांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, देशांतर रेखा होगी। अगला प्रश्न कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, चिनूक, फान, हरमट्टन और सिराको। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, चिनूक जो है ना साथियों, वह आपकी इस तरह से आपका रॉकी पर्वत है, इस तरह से। ठीक है, तो ये रॉकी पर्वत के ढलान पर चलती है। तो जिस कारण साथियों ये रॉकी पर्वत की बर्फ को पिघलाती है, रॉकी पर्वत की बर्फ को पिघला देती है। और जब ये बर्फ पिघलती है तो साथियों ये कुछ स्थान पर मैदानी भाग तक पहुंचती है। मैदानी भाग में ये चारागाह का निर्माण करती है, चारागाह का निर्माण करती है। तो साथियों अगर बात करें आपका कि चिनूक कहां पर चलने वाली पवन है, तो रॉकी पर्वत पर एक हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक। चिनूक क्या है साथियों, गर्म पवन है। क्या है, गर्म पर्वत है जो रॉकी पर्वत की बर्फ को पिघलाती है, मैदानी भाग में चारागाह का निर्माण करती है। तो ए हो जाएगा। वही कार्य जो ये वाला कार्य हो रहा ना, ये वाला बर्फ को पिघलाना, मैदानी भाग में चारागाह, यही साथियों फान करती है। फान कहाँ करती है, आल्प्स पर्वत में। कहां पर करती है, आल्प्स पर्वत में। तो याद रखिएगा, इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। राइट विकल्प साथियों क्या जाएगा आपका, चिनूक चला जाएगा। अब देखिएगा, इस पता है आज जो बताने वाले थे ना पवनों के विषय में, इतना बढ़िया बताने वाले थे, लेकिन अब ना तो समय है, नहीं तो आगे के क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है, ये आपको बताना है। कह रहा है किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। तो साथियों ये वाला आपका हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा इस तरह से लद्दाख है, ऊपर वाला क्या है, लद्दाख है। तो साथियों लद्दाख के इधर आपका क्या है, पाकिस्तान है, और लद्दाख के इधर क्या है, वो आपका चीन है। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, राइट विकल्प आपका लद्दाख चला जाएगा। जो साथियों जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर ये हो गया आपका, इधर आपका हिमाचल हो गया, इधर आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड और हिमाचल हो गया। यानी जो आपका जम्मू कश्मीर है वह सिर्फ और सिर्फ किससे लगा हुआ है, पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प साथियों लद्दाख चला जाना है। क्या चला जाना है, लद्दाख चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर साथियों है भूमध्य सागर, यहाँ पर भूमध्य सागर है और इसके ऊपर है आपका यूरोप। ठीक है, नीचे क्या है, अफ्रीका है। क्या है, अफ्रीका है। और इस तरफ है आपका अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर। अगर साथियों आपको भूमध्य सागर में घुसना है तो यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है जिसको क्या कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर जाना होगा तो आपको जिब्राल्टर जल संधि का सहारा
लेना पड़ेगा, जिब्राल्टर जल संधि का सहारा लेना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पर जो जिब्राल्टर संधि जल संधि है ना, तो उसको साथियों हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहा कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, भूमध्य सागर की चाबी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। बी विकल्प आपका राइट होगा, बी विकल्प आपका राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। तो साथियों आपका ऐसा एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका। क्या है साथियों, अफ्रीका है। अफ्रीका के सबसे ऊपर निकलती है कर्क रेखा, बीच में आपकी ये आपका क्या है, ये साथियों आपका अफ्रीका है, ठीक है। और सबसे नीचे कौन सी निकलती है, वह है आपकी मकर रेखा। यहाँ पर है आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। साथियों इसी के उत्तर भाग में क्या बना हुआ है, सहारा मरुस्थल बना हुआ है। और यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, कालाहारी मरुस्थल। क्या बना है, कालाहारी मरुस्थल बना है। इसके ऊपर साथियों यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, एटलस पर्वत बना हुआ है। यहाँ पर साथियों आपका क्या बना है, ड्रेकेंस वर्ग पर्वत बना हुआ है। क्या बना है, ड्रेकेंस वर्ग पर्वत बना हुआ है। ये चीजें आप याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तो आप क्या कहोगे, अफ्रीका महाद्वीप से। कहां से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। हाँ, सवाना घास के मैदान। देखिएगा हुआ क्या है कि साथियों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में बना है कांगो वर्षा वन। क्या बना है, कांगो वर्षा वन बना हुआ है। और इसी के आसपास जो है वो हमारा क्या बना हुआ है, सवाना घास का मैदान। सवाना घास में साथियों जो घास होती है ना, वो कटीली टाइप्स की घास होती है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आप अफ्रीका को दीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, यानी क्या पूछ रहा है, एशिया में है। क्या है, एशिया में है, क्या है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा, यानी साथियों एशिया में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा प्रायद्वीप, जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है कहाँ, वह साथियों एशिया में है। कहाँ पर है, एशिया में है। और साथियों याद रखिएगा वह आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगर आपसे प्रायद्वीप की विशेषता की बात करें तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर जल से घिरा रहे। क्या कहा, तीन ओर जल से। अगर बात करें प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो तीन ओर जल से घिरा, तीन ओर जल से घिरा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है साथियों, अरब प्रायद्वीप। वही एशिया का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, वही साथियों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। क्या है, अरब प्रायद्वीप, ठीक है, अरब प्रायद्वीप। बात समझ आ गई, यहां तक बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है। किसकी बात कर रहा है, नीस की। तो देखिएगा साथियों यहाँ पर आप दो चीजें याद रखिएगा, एक तो बेसाल्ट याद रखिएगा और दूसरी साथियों ग्रेनाइट याद रखिएगा। ये दोनों कैसी हैं, दोनों की दोनों आग्नेय चट्टान है, ठीक है। और याद रखिएगा इन्हीं को क्या कहा जाता है, आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान। एक एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको पता है डिस्क्रिप्शन इतना देते हैं। क्यों, अरे चार चीजें तो याद रहेंगी लेकिन आप उन चीजों को समझते नहीं है। सोचो कितना बैड लगता होगा हमको, हाँ, क्योंकि हम आपको, आप देखते होगे हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं। जब से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ना, पूरा मेरा ध्यान होता है कि उस प्रश्न से संबंधित एक एक जानकारी आपको दे दें। और आज आपने ऐसा मूड खराब किया कि कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताने वाली थी वो भूल गए। और एक चीज को हम एक बार नहीं 4 बार रिपीट करते हैं 4 दिन तक। कारण है
क्योंकि अगर आप एक बार में नहीं सीख पाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी ना कभी तो आपके जहन में उतरेगा। इन बातों को आप समझिएगा, है ना। किसी जैसे अगर हमने आपसे बुरा कहा, अब आपको वो मेरी बुरी बातें याद रहेंगी, है ना, लेकिन जो हम आपके भलाई के विषय में कहते हैं वो आपको नहीं याद रहेगा। आप हमसे कहते हो, कभी हमने कह दिया शेयर कर दो, आप कहते हो हमारा कोई साथी नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि आपका कोई साथी नहीं है, और सबसे ज्यादा तो हमें रिलेशन तो यही दिखाई देते हैं। हाँ, चलिए खैर कोई बात नहीं, आप मन लगा के पढ़िए, सफल होइए, बस इससे बड़ा शेयर और कुछ नहीं होगा। हम नहीं कहते हैं आप शेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा, आग्नेय और आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो आपने क्या कहा, बेसाल्ट और ग्रेनाइट है। जब बेसाल्ट और ग्रेनाइट कई सालों तक जमीन में दब गया, जमीन में दबा रहा, या उसमें भयंकर दबाव तो हुआ और वहां का ताप भी ज्यादा था, तो साथियों ये जो दोनों है ना, ये क्या करेंगी, अपना रूप खो देंगी। क्या करेंगी, रूप खो देंगी। रूप खोएंगी कैसे, ताप और दाब के कारण, ताप और दाब के कारण। तो इनसे जो चट्टानें बनेंगी वो क्या होंगी, रूपांतरित चट्टान होगी, जिसमें बेसाल्ट से आपका क्या बना, साल्ट से याद रखना शिस्ट, क्या याद रखना, शिस्ट याद रखना। ग्रेनाइट से साथियों, नाइट से आप क्या याद रखना, नीस याद रखना। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। राइट विकल्प आपका क्या होगा, सॉरी, राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, परिवर्तित चट्टान होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला यहाँ पर पढ़िएगा, कहता है एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अब देखिएगा, कहता है गुरुत्व जनित त्वरण जीई 100 m मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जीई कितना है, 16 की घात 6 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, फटाफट बताइएगा। चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, देखते हैं भाई कितने लोग बताते हैं सही, जल्दी से बताइएगा। इसका हम आंसर हम ना देंगे, हम आप ही से पूछेंगे। इसका आंसर बताइए खटाखट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 100 ए। आपने कही दिया ना, आपने कही दिया, हमने आपकी बात मान ली। योगेंद्र चौहान, हमने आज से आपकी बात मान ली, क्वेश्चन सिर्फ 35 कराएंगे, बट आज समय ज्यादा हो गया क्योंकि हमने आपको डांटा इसलिए। देखिए यहाँ पर कहता है वस्तु की का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, और यहाँ पर पूछ रहा है चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। हमेशा याद रखना साथियों, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। अगर पूछा जाए बदलता क्या है, तो बदलता भार है। किस कारण बदलता है, जीई यानी गुरुत्वाकर्षण मान के कारण बदलता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण साथियों ये बदलाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना बता रहा है, पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 होगा, तो द्रव्यमान अगर कहीं नहीं बदलता, तो जब हम चंद्रमा पर जाएंगे तो भी तो क्या होगा, 100 किलोग्राम ही होगा। तो विकल्प हम क्या लगाएंगे, 100 किलोग्राम लगा देंगे, सी विकल्प राइट होगा। ये विकल्प आपका गलत, ठीक है, जिसने ये लगाया है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है। यानी अगर हम बात करें कोबाल्ट जो 60 है साथियों, कोबाल्ट जो 60 है उसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, तो याद रखिएगा कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। कैंसर के उपचार के रूप में साथियों किसका प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पूछा जाए कि इसमें कौन सी किरणें होती हैं, तो याद रखिएगा गामा किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं साथियों, कौन सी किरणें होती हैं साथियों, गामा किरणें होती हैं। कौन सी होती हैं, गामा किरणें होती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या पूछा जाए कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओन्कोलॉजी। क्या कहलाता है, ओन्कोलॉजी। ओन्कोलॉजी किसे कहते हैं, इसको थोड़ा बदल दो, कैंसर का अध्ययन क्या कहते हैं, कैंसर का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑर्कोलॉजी क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी कहता है।
या साथियों इसी को अर्बुद विज्ञान कहा जाता है। अर्बुद यानी अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उसको क्या कहेंगे, ऑन्कोलॉजी कहेंगे। और अगर साथियों इसको हम बात करें आयुर्वेद की भाषा में क्या कहते हैं, अर्बुद विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्बुद विज्ञान कहते हैं। ठीक है। कैंसर के उपचार में किस थेरेपी का प्रयोग होता है, तो साथियों वह होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सॉल्ट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक सॉल्ट के द्वारा जो पीड़ित कोशिका है उसको खत्म कर दिया जाता है, पीड़ित कोशिका को समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाएगा, गामा किरण चला जाएगा। अगला कहते हैं जुलाई 2022 में किसने विंबलडन ओपन में पुरुष खिताब जीता। जल्दी से बताइएगा कि जुलाई में किसने विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता। नोवाक जोकोविच, निक करिगियोस, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। तो याद रखिएगा साथियों, नोवाक जोकोविच। कौन, नोवाक जोकोविच। लगातार साथियों 7वीं बार इन्होंने ये जीत हासिल करी है, 7वीं बार इन्होंने ये जीत हासिल की है। नोवाक जोकोविच साथियों कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ये साथियों फर्स्ट आए थे। सेकेंड रैनी इन्होंने हराया किसको था, तो साथियों किसको हराकर इन्होंने मेडल जीता है, तो याद रखिएगा निक करिगियोस को। किसको, निक करिगियोस को हराकर साथियों इन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, नोवाक जोकोविच। अगर बात करें महिला में, किसकी बात करें, महिलाओं की अगर हम बात करें तो साथियों एलिना खाकिना। एक सेकेंड, बिल्कुल सही। अगर साथियों महिला में बात करें तो एकिना, किसकी हम बात करें साथियों महिलाओं में, एक एलिना खाकिना। एलिना खाकिना, क्या हमने कहा आपसे, अरे भाई एलिना खाकिना कौन है, एलिना खाकिना साथियों, खाकिना ने इसको जीतकर महिलाओं में ये खिताब खुद के नाम किया है। नाम क्या है, एलिना खाकिना। अगर पूछा जाए कहाँ की निवासी हैं, तो साथियों ये कजाकिस्तान की है। कहाँ की है, कजाकिस्तान की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में एसबीआई के नए एमडी और सीईओ कौन बने। हाल ही में एसबीआई के नए एमडी कौन बने, तो याद रखिए साथियों नए एमडी कौन बने हैं, आलोक कुमार चौधरी। कौन बने हैं, आलोक कुमार चौधरी बने हैं, आलोक कुमार चौधरी बने। अगर पूछा जाए ये किसकी जगह लेंगे, तो याद रखिए साथियों अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे, अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे। अब नया सीईओ कौन बना है, आलोक चौधरी जी बने हुए हैं। बी विकल्प आपका राइट होगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला प्रश्न जल्दी से बताइएगा, आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया। तो आप सभी को पता है मुगल बादशाह कौन थे साथियों, तो उनका नाम था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। ये साथियों शायर थे। कौन थे, ये शायर थे। ठीक है, याद रखिएगा साथियों जब इन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों का साथ दिया था। क्या दिया था, भारतीयों का साथ तो दिया था। इन्होंने साथियों दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये कमांड बहादुर शाह जफर द्वारा संभाली गई थी, जिस कारण क्या किया, अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और अंग्रेजों ने इनको निर्वासित कर दिया। क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया। और भेज कहाँ दिया था, भेज दिया साथियों म्यांमार, जो आजकल म्यांमार है, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। बर्मा में साथियों कहाँ है, रंगून भेज दिया। आजकल वह स्थान यांगून के नाम से जाना जाता है, जहां पर इनकी 1862 में यानी 5 साल बाद 1862 में साथियों वहीं की जेल में 1862 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, रंगून चला जाएगा। क्या जाएगा, रंगून चला जाएगा। ठीक है, तो चाहे रंगून पूछा जाए चाहे साथियों यंगून पूछा जाए, राइट विकल्प यही रहेगा। अगला देखिएगा, कहता है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। यानी जो महात्मा बुद्ध थे, याद रखिएगा, जो महात्मा बुद्ध थे वह साथियों कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखी। दूसरी बात आपको याद रखना है साथियों, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो कई लोगों ने अपना धर्म बदल लिया। जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो कई लोगों ने साथियों अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इसीलिए इनका पहला उपदेश देना क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाएगा। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह संबोधि, बोधि मतलब ज्ञान हो गया, महापरिनिर्वाण, ये गलत लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्वाण हो जाएगा। जब साथियों इनकी मृत्यु हो गई वह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है, जब साथियों महानिष्क्रमण, महानिष्क्रमण का मतलब क्या है, जब इन्होंने ग्रह त्यागा, तो घर त्याग दिया तो महानिष्क्रमण कहलाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा गया है। तो अगर पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष साथियों लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा में शांति और शांति व्यवस्था बनाए रखना, है ना, यानी लोकसभा का संचालन करता है। क्या करता है, लोकसभा में, लोकसभा का संचालन करता है, लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है। जब साथियों लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, तो इस संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों की, दोनों सदनों का संचालन करता है। दोनों सदनों का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए पहली लोकसभा के अध्यक्ष, फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो नाम आता है जेवी, जे मतलब गणेश, वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये थे। अगर पूछा जाए फर्स्ट महिला, क्या पूछा जाए, फर्स्ट महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोक सभी लिख दिया है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो साथियों कौन थी, मीरा कुमार। कौन थी, मीरा कुमार। ठीक है, अगर पूछा जाए जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे उन्होंने अपना पद कब संभाला था, तो 1952 में। कब साथियों, 1952 में संभाला था, और 1952 से 1956 तक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या जाना है, ए चला जाएगा। अब आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए। अब देखिएगा, राज्य पुनर्गठन यानी साथियों जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित राज्य है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है, गठित प्रथम राज्य था। क्या था, प्रथम राज्य था। कब गठित हुआ, 1953 में। लेकिन जैसे ही साथियों इसका गठन किया गया, सभी राज्य भाषा के आधार पर हमें अलग करो, हमें अलग करो, और भाषा के आधार पर हमारे राज्य का नाम दो, तो ये समस्या आ गई थी। तो साथियों 1953 में क्या किया गया, एक आयोग, भाषा आयोग का गठन किया गया। भाषा आयोग के आधार पर, भाषा के आधार पर एक आयोग का गठन किया गया।
एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग को क्या कहा गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट साथियों कब दी? 1955, दिसंबर 1955 में दी। ये कहा गया भाषा के आधार पर राज्यों को अलग अलग कर दिया जाए, भाषा के आधार पर राज्यों को अलग अलग कर दिया जाए। और इसी उद्देश्य से साथियों 1956 में राज्यों को अलग अलग कर दिया गया था। कितने राज्य थे? तो उस समय साथियों 14 राज्य थे, 14 राज्य थे और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। तो साथियों आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।